Assalamu alaikum students. Hope you are enjoying good health. We are starting with today's lecture of the chapter structure of atom, and we will talk about the discovery of nucleus. The nucleus was discovered in Rutherford's experiment, and we will talk about the postulates of Rutherford experiment and some of the defects in Rutherford's experiment. Then we will talk about Planck's quantum theory and would explain some terms like frequency, wavelength, wave number, etc., and how these terms are related to energy. It is one of the best important topic according to the MCQs and short questions. So stay with us and subscribe the channel for the next lectures. We are starting our lecture with discovery of nucleus. Nucleus were discovered by लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल जिसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो हमारे पास गिवन है। वो कहता है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म अ रेडियो एक्टिव मेटल, मतलब ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है। तो रेडियम और प्लोनियम एटसेट्रा ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं। तो वो कहता है इनसे रेडियम से या पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स को लिया गया एंड दीज अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड ऑन अ गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी? दैट वाज अबाउट 0.404 सेंटीमीटर, 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस का ये गोल्ड फॉइल लिया गया। इस गोल्ड फॉइल की एक साइड आपको दिखाई गई है, मतलब एक कॉर्नर जो है वो आप ये कह लें एक एज आपको दिखाई गई है। गोल्ड फॉइल ऐसे रखा हुआ है, अगर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऐसे गोल्ड फॉइल रखा हुआ है तो आपको परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन रखा हुआ ये गोल्ड फॉइल दिखाया गया। तो इसमें डिफरेंट एटम जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए कहते हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन ली जाती है जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है। उस स्क्रीन को इसके इर्द गिर्द लगा देते हैं इस तरह से। तो उस स्क्रीन के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं आफ्टर एमिटिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल वो एमिट होकर बाहर निकलकर या रिफ्लेक्ट होकर या डिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर टकराते हैं और उसके ऊपर स्पॉट से हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती हैं। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ व्हेन एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन a flash of light was produced on the point, मतलब वो जो इर्द गिर्द आपने स्क्रीन रखी हुई है उसके ऊपर जाकर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो वहां एक स्पॉट प्रोड्यूस कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड शोइंग दैट मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल यहाँ से बिल्कुल सीधे पास आउट हो जाते हैं। सीधे पास आउट होने का कैसे पता चला कि ज्यादा जो स्पॉट बने वो बिल्कुल सामने फ्रंट पर बने? इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट हुए बगैर गोल्ड फॉइल में से पास आउट हो जाते हैं। सम वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्जर एंगल्स, ये देखें जैसे इसको ऑब्जर्व करें तो ये बहुत बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट होकर तकरीबन वापस आ जाता है। तो एट फेयरली लार्जर एंगल शोइंग दैट there is a positive particle in the center of the atom, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं वापस आ जाते हैं तकरीबन। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से किसी चीज ने इनको रिपेल बैक किया है। तो रिपेल बैक उसी सूरत में हो सकता है जब वहां पॉजिटिव चार्ज हो। तो इनका वापस आना शो करता है कि दीज आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, किसी पॉजिटिव चार्ज ने इनको वापस डिफ्लेक्ट कर दिया है या वापस रिपेल बैक किया है। A few were deflected backward, showing that there is a solid core in the center. कुछ डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं सॉलिड कोर। तो मीन्स वो कहता है कि जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की जाती है ज्यादातर पास आउट हो गया। ये क्या शो करते हैं कि ज्यादातर स्पेस इसकी क्या है? एम्प्टी है। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक होते हैं या स्लाइटली एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये शो करते हैं कि एटम के दरमियान में कोई हार्ड मटेरियल है, बहुत ज्यादा हार्ड पार्टिकल है जिससे टकराकर ये वापस आते हैं।
और दूसरा उस पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, क्योंकि वो उनको डिफ्लेक्ट बैक कर देता है या डिफ्लेक्ट एट लार्जर एंगल्स करता है। तो वो रिपेल बैक इसीलिए करता है कि उसके ऊपर अलाइक चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, यानी उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से अल्फा पार्टिकल वापस डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया, Rutherford proved that the rebounding particles must have collided with the central heavy portion of the atom, which was called as a nucleus. उसने कहा कि ये जो वापस होकर आते हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो ज़रूरी है कि वो उसके दरमियान में, एटम के दरमियान में कोई बहुत हैवी पार्टिकल है जिसके ऊपर एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और उससे टकराने के बाद ये अल्फा पार्टिकल वापस आ जाते हैं। और बहुत अमेजिंगली उसने इसके ऊपर कमेंट ऐसे किया था कि द डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फॉर मी इज जस्ट लाइक द वे दैट अ 9-inch बुलेट इज फायर्ड ऑन अ टिश्यू पेपर एंड दैट टिश्यू पेपर डिफ्लेक्ट दैट 9-inch बुलेट। मतलब उसने इस वे में उसके ऊपर कमेंट्स किए थे कि मैं अगर टिश्यू पेपर के ऊपर 9 इंच का बुलेट फायर करूं और टिश्यू पेपर उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दे, तो मेरे लिए ये इतना अमेजिंग था अल्फा पार्टिकल का वापस आना। रदरफोर्ड के इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल बोला जाता है। यहाँ दो क्वेश्चन है, व्हाई डिड मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल एंड सम वर डिफ्लेक्टेड। तो आपने क्या बताना है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went through the gold foil undeflected, showing that maximum space of the atom is empty, and some were deflected at fairly larger angle, showing that there is a positively charged heavy particle in the center of the atom. तो ये दोनों पॉइंट इसका आंसर लिखेंगे। Why do you mean, what do you mean by the planetary model of atom proposed by Rutherford? इसका आंसर नीचे गिवन है। According to this model, a tiny nucleus is an atom is surrounded by an appropriate number of revolving electrons, just like a sun is surrounded by revolving planets. So it is called as planetary model. इसको बिल्कुल सयारों और सोलर सिस्टम जैसा मॉडल बोला जाता है। जैसे सन के गिर्द स्टार्स या प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही न्यूक्लियस दरमियान में है एटम के, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन उसके प्लैनेट्स की तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ अ प्लैनेटरी मॉडल। इसको इसी वजह से प्लैनेटरी मॉडल बोला जाता है। पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अल्फा पार्टिकल का बिल्कुल सीधे गुजर जाना क्या शो करता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल शोज दैट सम मैसिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हुए हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, अपने रास्ते से हट जाते हैं। इसका मतलब है कि एटम के दरमियान में कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड, मतलब वो कहता है एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या घूम रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यही वजह है कि एटम सारे का सारा न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है। इफ इलेक्ट्रॉन्स कुड बी स्टेशनरी, दे कुड बी ग्रेजुअली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली फॉल ऑन टू इट। अगर तो इलेक्ट्रॉन रुके हुए होते तो उनको ग्रेजुअली न्यूक्लियस की तरफ आना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस की तरफ आते और वो न्यूक्लियस के साथ जाकर स्ट्राइक कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन तो आकर स्ट्राइक नहीं करते न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका मतलब है कि दे आर रिवॉल्विंग, वो स्टेशनरी नहीं है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स वर सपोज्ड टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स। दिस कैन गिव द पिक्चर ऑफ स्टेबल एटम। तो उसने एज्यूम ये किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस और वो अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर क्लोज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। Why outer electron in an atom are not stationary
बाय रदरफोर्ड। तो इसका आंसर आपने लिखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते उनको ग्रेजुअली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए था और उनको आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, बट दीज आर नॉट डूइंग लाइक दिस, तो सो दे आर सपोज टू बी रिवॉल्विंग, वो अपने क्लोज्ड ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। How did Rutherford's model of an atom first of all prove the existence of nucleus of an atom? तो यहाँ ये दो पॉइंट्स आपने लिखे थे कि deflection of the alpha particles. Alpha particles are deflected at large angles and small angles, which shows that there is a massive particles in the atom which is called as nucleus. Defects in Rutherford model, और ये short question भी आ जाता है, what are defects in Rutherford's model? Electron revolving around the nucleus should be accelerated towards nucleus and ultimately fall into the nucleus, but it never happens. कहता है कि अगर तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता क्या करना चाहिए, एनर्जी खारिज करते जाना चाहिए, एंड दे शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, वो एनर्जी खारिज करते करते न्यूक्लियस के अंदर फॉल तो नहीं करते, तो एटम ब्रेकअप नहीं होता। तो इसका मतलब है फिर इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कैसे फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड दे आर व्हाई दे आर नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व, अब कह रहे हैं चूंकि कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो दे शुड कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व, और कॉन्टिन्यूसली उनको एनर्जी एमिट करनी चाहिए। तो अगर वो एनर्जी एमिशन कॉन्टिन्यूसली देते हैं तो उनका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए, जैसे ये प्रिज्म में से लाइट गुजरती है तो एक कॉन्टिन्यूस सा स्पेक्ट्रम बनता है, सारे कलर्स उसमें नजर आ रहे होते हैं, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज्ड होते हैं। लेकिन एटम जो है वो तो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देते। तो इसकी क्या रीजन है, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है हम लोग इसके एक लेक्चर के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देते, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको डिस्कस करते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये नेक्स्ट है। Max Planck proposed the quantum theory in 1900 to explain emission and absorption of radiation. 1900 में इसने क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कि जो रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन और एमिशन देती है। अकॉर्डिंग टू हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी, एनर्जी ट्रेवल्स इन डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर, एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूअसली मूव करती है। एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ये थ्योरी का थीम है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करती बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस पैटर्न में मूव करती है, और क्वांटा या फोटॉन्स हैं, वो जो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी हैं, दोज आर कॉल्ड एज क्वांटा और फोटॉन्स। द मेन पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? पहला है एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिसकॉन्टिन्यूस मैनर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करती बल्कि एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है तो डिसकॉन्टिन्यूस पैकेट की फॉर्म में होती है। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। हर पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम का नाम देते हैं। विच हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन केस ऑफ लाइट रेडिएशन दिस क्वांटा इज कॉल्ड एज फोटोन। अगर लाइट रेडिएशन की बात करें तो इस क्वांटम को फोटोन का नाम देते हैं। अदरवाइज जो एनर्जी एमिट होती है डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में पैकेट्स की फॉर्म में, दोज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज क्वांटम। एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। हर क्वांटम की एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। द नंबर ऑफ वेव्स ऑफ रेडिएशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स और रेडिएशंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट ली जाती है पर सेकेंड और हर्ट्ज, द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड और हर्ट्ज दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ क्या आया? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या चीज है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन। न्यू क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये चीज है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है, इसको याद रखना है आपने। प्लैंक्स कांस्टेंट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ द
तो अगर यहाँ से h निकालना हो तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रेशियो, द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज प्लांक्स कांस्टेंट। डिराइव E इज इक्वल टू hc न्यू बार। अगले पेज पे हम लोग डेरिवेशन करते हैं। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो पहला दूसरा पोस्टुलेट हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट है, अ बॉडी एमिट्स और एब्सॉर्ब्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी h न्यू। E इज इक्वल टू h न्यू आ गया हमारे पास। यहाँ से पता चला कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर विल बी द फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ को बढ़ाते जाएं एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम करते जाएं फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, इक्वल टू लगाएं तो यहाँ कांस्टेंट c आ जाता है। c इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट, और ये होती है कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको लिया जाता है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो c is the speed of light here. The distance between two adjacent curves or two adjacent curves is called as wavelength. ये wavelength की definition है कि ये जो वेव बनती है, तो वेव के जो ऊपर पॉइंट्स बनते हैं उनको क्रस्ट बोलते हैं, जो नीचे बन रहे होते हैं उनको ट्रफ बोलते हैं। तो दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ्स के दरमियान फासले को वेवलेंथ बोला जाता है। और वेवलेंथ की यूनिट लेंथ वाली है सारी, इसको मीटर में भी लिया जा सकता है, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, इन सब यूनिट्स में इसको लिया जाता है। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इसे इसमें पुट कर दें तो न्यू की जगह c ओवर लैम्डा आ गया हमारे पास, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा बन जाता है। अब 1 ओवर लैम्डा न्यू बार के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, इट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। तो ये है डेरिवेशन E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार की। यहां से स्टार्ट करें, न्यू इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा पुट कर दें, फिर एच सी ओवर लैम्डा 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, तो E इज इक्वल टू एच सी इंटू न्यू बार। न्यू बार को बोला जाता है वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या चीज है, द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ। वो था नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी, सॉरी वो था नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ये है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ये याद रखना है इनमें डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड, और ये है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ जो भी ले रहे हैं आप, वेवलेंथ नैनोमीटर में ले रहे हैं तो पर नैनोमीटर, वेवलेंथ आप एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं तो पर एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ आप मीटर में ले रहे हैं तो पर मीटर। इट्स रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, हमने बोला है कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो इस यूनिट पर मीटर, पर नैनोमीटर, पर पिकोमीटर, पर एंगस्ट्रॉम ली जाती है, यानी जिस भी यूनिट में आप वेवलेंथ लेंगे पर दैट यूनिट विल बी द वेव नंबर। तो ये डेरिवेशन भी आ गया आपके पास, इनकी सबकी डेफिनेशन आ जाती है। हाउ विल यू रिलेट द एनर्जी ऑफ एमिटेड लाइट विद इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू, और वेवलेंथ के लिए हमने E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये दोनों रिलेशनशिप लिख देंगे, पहला और तीसरा रिलेशनशिप। साथ बताएंगे कि एनर्जी इज directly proportional to frequency but energy is inversely proportional to wavelength. Define frequency, wave number and wavelength. ये वेव नंबर की डेफिनेशन है, ये हमारे पास वेवलेंथ की डेफिनेशन है, पीछे हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखी है। तो ये सारी आपने ले लेनी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर की डेफिनेशन और इनकी यूनिट्स लिखनी। नेक्स्ट है कुछ एमसीक्यूज, पहले रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड। The thickness of the gold foil used by Rutherford in his experiment, वो हमने लिया है 0.04 centimeter. Rutherford's model of an atom failed because it did not account for the stability of an atom. उसमें हमने नुक्स पढ़ा है ना कि वो इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस के करीब आते जाना चाहिए एंड दे शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, तो फिर तो न्यूक्लियस या एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता।
ये कुछ एमसीक्यूज हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड। इफ वेव नंबर ऑफ अ वेव इज 0.5 पर मीटर देन इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ विल बी 1 ओवर वेव नंबर, तो 1 ओवर 0.5 करें तो आंसर 2 आएगा, 2 मीटर। अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू एच न्यू है, तो न्यू 1 हो तो एच के इक्वल आ गई एनर्जी, यानी 6.63 टेंस द पावर -34 जूल। ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये तीनों पढ़े हैं हमने, ऑल ऑफ दीज। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ, ये याद रखना, ये बुक में से है एमसीक्यू। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की या वेवलेंथ की यूनिट को लिया जाता है। द टाइनी डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड, फोटोन भी बोला जाता है, क्वांटा भी बोला जाता है, तो बोथ है भी। A photon having energy equal to Planck's value will have frequency equal to is equal to h nu, तो h Planck's value के इक्वल एनर्जी तब भी आ सकती है जब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो। If wavelength of a wave is decreased to half, then energy becomes 2 times because energy is inversely proportional to wavelength, तो wavelength को डबल करने से एनर्जी हाफ हो जाती है, वेवलेंथ को हाफ करने से एनर्जी डबल हो जाएगी। द वेव नंबर ऑफ अ लाइट एमिटेड बाय अ सर्टेन सोर्स इज 2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये वेव नंबर है। वेवलेंथ क्या होगी? 1 ओवर दिस वैल्यू, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 आएगा। उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने तो क्या बन जाएगा? 500 इंटू 10 टू द पावर -9 या 500 नैनोमीटर, यानी 1 ओवर this one value 500 नैनोमीटर विल बी द आंसर। ये भी एक्सरसाइज में से है बुक पे। ले स्टूडेंट्स, यहाँ तक करें, इससे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।